हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हाइपरथायराइडिज्म डिस्कस कर लिया था। तो हाइपरथायराइडिज्म क्या है? हाइपर मींस बहुत ज्यादा, थायराइडिज्म मींस थायराइड हार्मोन का रिलीज हो जाना। ठीक है, तो पहली चीज तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में सेल्स को काम करने में हेल्प करते हैं। ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं, कार्डियक को फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, ब्रेन को फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे बॉडी के मेन फंक्शंस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये थायराइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, लाइक कोई भी चीज नॉर्मल होनी चाहिए बॉडी में तभी वो इफेक्टिवली काम करेगी, बहुत ज्यादा या बहुत कम रहेगी तो वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा ये हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, कार्डियक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जो डाइजेशन नॉर्मली होना चाहिए था 4 आवर में वो 2 आवर में होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ मिलकर के एक तरह का क्राइसिस बना देंगी, उस क्राइसिस को हम थायराइड स्टॉर्म बोलेंगे। तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि थायराइड स्टॉर्म क्या है, आज की जो डिजीज कंडीशन है। दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। तो इंट्रोडक्शन से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो कि आपके नेक के ऊपर होती है। इसका मेन फंक्शन थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। तो थायराइड हार्मोन कैसे रिलीज हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा ब्रेन का ही एक पार्ट है, उसके पास उससे अटैच्ड एक ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड कह सकते हैं कि ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और हमारे बॉडी के फंक्शन को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसने क्या किया? इसने सबसे पहले रिसीव किया मैसेज आपके हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने क्या मैसेज किया कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भेजा। ठीक है, तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक तरह का मैसेज है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कह रहा है कि अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप रिलीज करो। तो इसके टीआरएच के जाते ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करने लगी। टीएसएच आपका गया कहां पे? थायराइड ग्लैंड के अंदर गया, और थायराइड ग्लैंड ने टीएसएच की हेल्प से T3, T4 और कैल्सिटोनिन को निकाल दिया। T3 का फुल नेम है ट्रायोडो थायरोनिन हार्मोन और T4 का है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो T3, T4 हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं। बाकी कैल्सिटोनिन कैल्शियम का काम करता है, इसको हम हटा देते हैं। अभी हम सिर्फ T3 और T4 की ही बात करेंगे। ठीक है, तो T4 रिलीज होता है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से फंक्शन कर सके, आपका स्टमक ठीक से डाइजेस्ट कर सके, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से फंक्शन करके उस डाइजेस्टिव कंटेंट को बाहर निकाल सके। और बाद में ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि T3 ब्रेन को फंक्शन कराने में, हार्ट को फंक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ T3 डायरेक्टली भी रिलीज होते हैं और कुछ T3 T4 के थ्रू भी बनते हैं। इस तरह से आपका काम चलता है। जब T3 T4 का काम खत्म हो जाता है या उनका काम कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड क्या कहती है? ये एक तरह का मैसेज प्रोड्यूस करती है और वो मैसेज आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन के अंदर जाता है, जिससे कि आपका टीआरएच और टीएसएच डिक्रीज हो जाता है। टीआरएच और टीएसएच जब डिक्रीज हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली T3, T4 और कैल्सिटोनिन डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से काम चलता है। इस मैसेज को भेजने को नेगेटिव फीडबैक इनहिबिटर बोलते हैं। अब चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि थायराइड हार्मोन एक तरह का क्राइसिस है, बट ये वर्ड निकला कहां से? ये निकला आपके ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जिसका मीनिंग निकलता है क्राइसिस। ठीक है, थायराइड मीन्स होता है शील्ड, क्राइसिस मीन्स होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो थायराइड जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर या शील्ड लाइक एक तरह की हमारी ग्लैंड है, वो अब फायदा की जगह नुकसान पहुंचा रही है, क्राइसिस प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए इसका अदर नेम क्या पड़ गया? थायराइड क्राइसिस। ये एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है।
एक्यूट फेज की होती है, बहुत ज्यादा आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो हाइपरथायराइडिज्म का जो ट्रीटमेंट है वो हम अच्छे से इफेक्टिवली करा लेते हैं। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का एक तरह से कॉम्प्लिकेशंस है। जब हाइपरथायराइडिज्म आपका कवर नहीं हो पाएगा तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपना कंटेंट जो भी वो निकाल रही हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर पहुंचाती हैं। तो जो ये थायराइड हमारे हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ रिलीज हो रहे हैं? ब्लड के अंदर। इसी वजह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आ रहे हैं। इसका स्टेट क्या है? लाइक ये हाइपर मेटाबॉलिक फंक्शन करने लगती हैं। ठीक है, जो T3 T4 है वो हाइपर मेटाबॉलिक फंक्शन करने लगता है। हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा, मेटाबॉलिक फंक्शन मीन्स सेल्स का बहुत ज्यादा तेज फंक्शन करना। आगे आपको मैं ये समझा दूंगी अच्छे से। ये कंडीशन आपको रेयर मिलेगी क्योंकि हम हाइपरथायराइडिज्म को कंप्लीट कवर अप कर लेते हैं, इसलिए ये कंडीशन आपको रेयर मिलेगी। कब होती है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। और ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अफेक्ट करती है। फिजिकली इसलिए क्योंकि आपकी फिजिक जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली इसलिए क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है और आप डिप्रेस भी हो रहे हो। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। Thyrotoxic crisis is mainly a combination of the symptoms like diarrhea, weight loss, appetite changes, sweating, anxiety, hair thinning and loss too। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स मिला के आपका थायरोटॉक्सिक क्राइसिस बनाते हैं। एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें होता क्या है? हाइपर मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, यानी कि आपके जो सेल्स हैं वो बहुत तेज फंक्शन करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज या एक्सेसिव इंक्रीज इन थायराइड हॉर्मोन्स। क्यों हो रहा है ये सब? ये प्रॉब्लम्स उन्हीं पेशेंट में मिलती है जिनको पहले से हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिसकी वजह से आपकी ये थायराइड स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है? दैट इज ग्रेविस डिजीज। तो ग्रेविस डिजीज एक तरह की कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि आपके थायराइड हार्मोन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कैसे? आपकी थायराइड ग्लैंड में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो वो आपके T3 T4 लेवल को डिस्टर्ब करेंगी और जो नेगेटिव फीडबैक बनना चाहिए था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, वो नेगेटिव फीडबैक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब थायराइड ग्लैंड आपके ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक नहीं भेजेगी तो वो T3 T4 को कम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। टॉक्सिक मीन्स टॉक्सिसिटी, मल्टी मीन्स बहुत ज्यादा, नोड्यूल्स मीन्स अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, और गोइटर एक तरह की डिजीज है जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक, तो अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज की वजह से क्या होगा कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। रिलीज तो वो T3 T4 कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी है कि आपको रिलीज करना है, तो वो कर रही है। लेकिन जब उसका काम आएगा, लाइक नेगेटिव फीडबैक भेजने का जब उसका मौका आएगा, तो वो अभी इंजर्ड हो चुकी है, उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, तो वो नेगेटिव फीडबैक नहीं भेज पाएगी। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक एडिनोमास। टॉक्सिक एडिनोमास मीन्स होता है एक टिश्यू का एनलार्ज हो जाना, अननेसेसरी नॉन कैंसरस टिश्यूज का एनलार्ज हो जाना। ठीक है, तो ये भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नेगेटिव फीडबैक फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थायराइड कार्सिनोमा। तो थायराइड कार्सिनोमा में भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो नेगेटिव फीडबैक था वो नहीं जा पाएगा, और नेगेटिव फीडबैक जब नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? T3 T4 और कैल्सिटोनिन कंटिन्यूअस रिलीज होते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। सो हमेशा की तरह इटियोलॉजी की वजह से, जैसे सारी इटियोलॉजी की वजह से क्या हो गया कि रिजल्ट तो वही आया ना कि बहुत ज्यादा T3 T4 रिलीज हो रहा था, बहुत ज्यादा T3 T4 रिलीज हो रहा था। इसके साथ साथ नेगेटिव फीडबैक जो था वो इटियोलॉजी की वजह से फेल हो जा रहा था। फेल होने की वजह से
कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहा। कंटिन्यूअस कौन सा प्रोसेस चलता रहा? T3 T4 का रिलीज होने का प्रोसेस चलता रहा और बाद में क्या हुआ कि ढेर सारे सिम्टम्स बन गए और दैट इज नोन एज थायराइड स्टॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को। क्यों एक्सेसिव स्वेटिंग होगी? क्योंकि जो अंदर के सेल्स हैं वो किसकी हेल्प से काम कर रहे हैं? आपके थायराइड हार्मोन की हेल्प से काम कर रहे हैं। आपके थायराइड हार्मोन क्या करता है? जो आप खाना खा लेते हो उसको ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है। उसके अंदर जो एनर्जी बनती है फूड ब्रेकडाउन से, उसको बॉडी में यूटिलाइज कराने में हेल्प करता है। तो अब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, कंटिन्यूअस सेल्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। नेक्स्ट है हीट इंटॉलरेंस। तो ऑब्वियसली जब अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होगी तो पेशेंट को बहुत गर्मी लगेगी, तभी तो उससे स्वेटिंग आ रही थी। तो हीट वो उस हीट को मैनेज नहीं कर पाएगा और हीट इंटॉलरेंस नहीं हो पाएगा, लाइक टॉलरेट नहीं कर पाएगा हीट को। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट क्या होता है? आप यहाँ पे जीआईएफ में देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही हैं, जो भी डाइजेस्टिव फूड स्टूल में चेंज हुआ है उसको पैरास्टालसिस मूवमेंट या आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू उस स्टूल को आगे शिफ्ट कराने में हेल्प कर रही है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में बन रही है ड्यू टू द कंटिन्यूअस फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं तो यूटिलाइज होगी। अब वो एनर्जी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी यूटिलाइज हो रही है। तो जो डाइजेशन 4 घंटे में होना चाहिए वो 2-2 घंटे में हो रहा है और आपको क्या हो जा रहा है? डायरिया हो जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रीमर। ट्रीमर मीन्स होता है कंपनसेशन ऑफ दी लाइक हैंड्स लेग्स। ठीक है, तो कांप रहे हैं हाथ। हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि एक्सेसिव फंक्शनिंग ऑफ दी सेल्स की वजह से, एक्सेसिव फंक्शनिंग की वजह से आपका जो मसल्स हैं उसके अंदर थोड़ी वीकनेस आ रही है। अब आप कंटिन्यूअस काम करते रहोगे तो आपके अंदर वीकनेस तो आपको फील होगी ही ना, आप रेस्ट नहीं करोगे, तो इसकी वजह से कंपनसेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है नर्वसनेस। नर्वसनेस, तो नर्वसनेस क्यों हो रहा है? आप नर्वसनेस क्यों फील कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग होता है। कभी कभी आप नर्वस फील करते हो, कभी कभी आप डिसअपॉइंट फील करते हो, कभी कभी आप डिप्रेस्ड फील करते हो। तो इस तरह से सिम्टम्स आपको आते हैं। नेक्स्ट है आपका रैपिड हार्ट रेट। रैपिड हार्ट रेट मीन्स हार्ट जो बीट करेगा वो बहुत फास्ट बीट करेगा। क्यों बीट करेगा फास्ट? भाई ऑब्वियसली एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अंदर और वो एनर्जी आपके मसल्स यूटिलाइज कर रहे हैं। हार्ट मसल्स भी वही एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिलने पे हार्ट मसल्स तेज तेज पंप कर रही हैं और तेज तेज क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, जिसकी वजह से रैपिड हार्ट रेट हो रहा है। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस इसलिए होगा कि जब आप कोई काम नहीं करते हो तो आपका वेट गेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके सेल्स अपने आप ही इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो उनको जबरदस्ती काम करा रहा है। एक्सेसिव वर्कलोड बढ़ने की वजह से आपके अंदर की कैलोरी अपने आप ही बर्न हो रही है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है फैटीग। तो कंटिन्यूअस वर्क करने की वजह से मसल्स का भी यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअस फास्ट इवन फंक्शन चल रहा है, इसकी वजह से आपको फैटीग और वीकनेस फील होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको कभी डिप्रेस फील हो रहा है, कभी आपको डलनेस फील हो रही है, तो आप कंसंट्रेशन तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। सो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको प्रीवियस थायराइड हिस्ट्री पूछना है कि ऐसा तो नहीं कि वो हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट ले रहे हो इससे पहले, क्या अगर उनको है तो वो कंटिन्यूअस प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको उनसे ये पूछना है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, या ग्रेविस डिजीज तो नहीं है उनको, या एडिनोमा तो नहीं है, गोइटर तो नहीं है। ये सारी डिजीज कंडीशंस आपको पूछनी है। फैमिली हिस्ट्री भी आप पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली में किसी को हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं हो रखा हुआ है। मे बी पेशेंट को ना पता हो कि उसको हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है और उसको बाद में वो स्टॉर्म में चेंज हो जाए। नेक्स्ट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको वाइटल साइन सबसे पहले चेक करना है, जिसमें आपको एबनॉर्मेलिटी क्या क्या मिलेंगी?
टेम्परेचर आपको राइज मिलेगा, क्यों? क्योंकि अंदर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। पल्स आपको इंक्रीज मिलेगी, क्यों? क्योंकि हार्ट आपका बहुत तेज बीट कर रहा है। बीपी आपका इंक्रीज मिलेगा, क्यों? क्योंकि हार्ट बहुत तेज पंप कर रहा है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा रेस्पिरेशन भी फास्ट मिलेगी, क्यों? रेस्पिरेशन क्यों फास्ट मिलेगी? क्योंकि जब आपको गर्मी लगती है तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से उसकी रेस्पिरेशन आपको फास्ट मिलेगी। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन आप करोगे, जिसमें आपको बॉडी में चेक करना है कि उनको एक्सेसिव कंटिन्यूस स्वेटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उनसे आपको पूछना है कि क्या वो हीट को इंटॉलरेंस, आपकी मतलब एबिलिटी कितनी है, हीट को टॉलरेट वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हैंड्स में चेक करना है कि शेक तो नहीं हो रहे हैं, लेग्स शेकिंग तो नहीं हो रही है। मूड आप चेक कर सकते हो कि क्या वो आपको ओरिएंटेड आंसर्स दे रहे हैं, डिप्रेस तो नहीं है उनका मूड, नर्वस तो नहीं है आपसे बात करने के लिए। या आप उनसे पूछोगे कि हिस्ट्री ऑफ डायरिया तो नहीं है, क्रोनिक डायरिया, ये सारी चीजें पूछोगे। वेट लॉस की हिस्ट्री भी आप उनसे पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूअस उनका वेट लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सीरम T3 T4 लेवल। तो सीरम T3 T4 लेवल हम ब्लड टेस्ट से एनालाइज कर लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको नॉर्मल वैसे T3 लेवल होता है 80 से 220 नैनोग्राम पर DL होता है, ठीक है। तो आपको T3 लेवल इंक्रीज मिलेगा, साथ ही साथ T4 लेवल नॉर्मल कितना होता है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। T3 लेवल आपका नॉर्मली 80 से 220 नैनोग्राम पर DL होता है, और आपका T4 जो है वो 5.0 से 12.0 माइक्रोग्राम पर DL होता है। तो आपको दोनों लेवल हाई मिलेंगे ब्लड टेस्ट से। इसके साथ साथ ECG करा लोगे, जिससे कि आपको कार्डियक एक्टिविटी पता चल जाएगी कि कार्डियक पे कितना वर्कलोड बढ़ रहा है, कितना ज्यादा कार्डियक, क्योंकि आप अगर कार्डियक का टेस्ट नहीं कराओगे तो आपको पता चलेगा नहीं कि कब उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि कार्डियक पे बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है, बहुत तेज से वो बीट कर रहा है, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए आपको ECG भी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सीरम TSH लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैं आपको बता दूं TSH लेवल आपको डिक्रीज मिलेगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी बटरफ्लाई शेप्ड जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, सिर्फ वही मैसेज नहीं करती है, बाकी सेल्स भी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। तो ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया है, TSH लेवल तो डिक्रीज कर दिया गया है, लेकिन TSH लेवल के डिक्रीज करने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो थायराइड ग्लैंड है वो मैसेज रिसीव भी नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द थायराइड ग्लैंड। तो जब उसकी इंजरी हो जा रही है या उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन बन जा रही है, तो वो मैसेज भेज भी नहीं पा रही है और मैसेज रिसीव कर तो रही है लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, और कंटिन्यूअस T3 और T4 लेवल प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड का, ठीक है, जिस वजह से आपको TSH में भी नॉर्मल मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बायोप्सी। तो आपको थायराइड ग्लैंड की बायोप्सी करानी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो भी न्यूड्यूल्स बने हैं, जो भी टिश्यू का एनलार्जमेंट हुआ है, कहीं वो कैंसरस तो नहीं है या नॉन कैंसरस है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपका वही सेम चलेगा, मेडिकल, सर्जिकल और डाइटरी ट्रीटमेंट आपका सेम वही चलेगा जो आपका हाइपरथायराइडिज्म में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाइपरथायराइडिज्म की मेरी वीडियो, और आपको मेरी एंड स्क्रीन पे भी हाइपरथायराइडिज्म की वीडियो दिख जाएगी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, और ट्रीटमेंट भी आप उसी वीडियो से फॉलो कर लेना। इसके अलावा सपोर्टिव मैनेजमेंट हम दे सकते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट पे आपको कोल्ड कंप्रेशन देना है। कोल्ड कंप्रेशन इसलिए देना है क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही है, उसको हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे आप बोलोगे कि ठंडे पानी से हाथ पैर वो धो सकता है। इसके अलावा कोल्ड मैट्रेस फ्लूइड एक आता है ठंडे पानी से, लाइक एक मैट्रेस होता है जिसके अंदर वाटर फिल होता है, कोल्ड वाटर फिल होता है, वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो जब उसको हीट अटैक्स आएंगे तब, ठीक है। तो ये आप तब तक ही प्रोवाइड करोगे जब तक उसको शिवरिंग नहीं होती है। अगर वो शिवर कर रहा है, उसको ठंड लगने लगी है, तो तुरंत आपको मैट्रेस चेंज कर देना है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसको बैलेंस करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप NSRL DNS वगैरह दे सकते हो एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन।
इसके अलावा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रोपेनोलॉल 10 mg टैबलेट। तो इसका डोज एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन आप फॉलो करोगे। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आपकी हार्ट मसल्स को रिलैक्स कराने में हेल्प करती है। तो हार्ट को रिलैक्स कराने में या हार्ट को नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करती है, जिससे कि आपकी कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा, आपका बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा और कार्डियक या हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कराने के लिए होता है। तो इसके लिए आप बीटा मेथासोन दे सकते हो। इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द थायराइड एंटीबॉडीज। जो थायराइड की एंटीबॉडीज बन रही थी, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो T3 और T4 लेवल को डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है उन थायराइड एंटीबॉडीज को डिक्रीज कराने में हेल्प करेगा। सोडियम आइपोडेट। तो सोडियम आइपोडेट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो है वो T4 को T3 में कन्वर्ट करने से डिक्रीज करती है। मैंने आपको बताया था कि T3 जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो वो आपके ब्रेन और आपके हार्ट को जल्दी जल्दी फंक्शन कराने में हेल्प करेगा। यहाँ हमें ब्रेन को भी इतना ज्यादा फास्ट वर्कलोड से बचाना है और हार्ट को भी बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोपेनोलॉल लेना है, टैबलेट्स हैं ये, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। ये आपके हार्ट और आपके ब्रेन दोनों को ही कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको कूल एनवायरनमेंट देना है, एसी रूम में आपको उनको शिफ्ट करना है, प्राइवेसी देनी है। क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट डिस्टर्ब है, उसकी सेल्फ इमेज भी डिस्टर्ब हो गई है, उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी भी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, जिसके लिए आपको उनको थोड़ा सा प्राइवेट रूम देना है एसी वाला, जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर सकें उस एनवायरनमेंट में। इसके अलावा पेशेंट को बोलना है कि कॉफी, स्वीट्स, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी बार्स या ड्रिंक्स या सिगरेट स्मोकिंग ये सब छोड़ दे। ये सारी चीजें आपके थायराइड हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करती हैं। लाइक अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो कंटिन्यूस इंक्रीज कराने में हेल्प करती हैं और आपके थायराइड ग्लैंड पे भी एक बैड इफेक्ट डालती हैं। अगर सडन फीवर आ रहा है क्योंकि हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है या सोर थ्रोट हो रहा है, मे बी मेडिसिन की वजह से हो रहा हो, तो ये सारी चीजें आपको नोटिस करते रहना है। इसके साथ साथ अगर ड्रग्स की कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है वो भी आपको एनालाइज करते रहना है। पेशेंट केयर देना है। अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है थायराइड ग्लैंड की तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है किसी पेशेंट को तो उसको एक्सप्लेन करना है कि उसे अपना ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेना है। फॉलो अप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर डॉक्टर्स विजिट के लिए बोलते हैं तो वो डॉक्टर्स विजिट करना है, क्योंकि विदाउट एनी पर्पस डॉक्टर्स आपको अपने पास नहीं बुलाएंगे। मे बी उनको आपका स्टेटस देखना हो, मे बी आपके डोज चेंज करनी हो, आपकी ड्रग चेंज करनी हो, आपके कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना हो। इस वजह से फॉलो अप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद द हेल्थ वर्कर्स इफ नीडेड। अगर कोई भी ऐसे अननेसेसरी एलर्जिक रिएक्शन, साइन एंड सिम्टम्स, मूड स्विंग्स या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपको तुरंत क्या करना है, अपने हेल्थ वर्कर से कॉन्टैक्ट करना है। कॉम्प्लिकेशंस और हाइपरथायराइडिज्म का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो वो मे बी थायराइड स्टॉर्म में चेंज हो सकते हैं। सो इस वजह से आपको कॉन्टैक्ट में रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फर्स्ट है आपका अरिथमियास। अरिथमिया मीन्स होता है एबनॉर्मल हार्ट बीट या आप कह सकते हो फास्ट हार्ट बीट। तो नॉर्मली आप जीआईएफ में देख सकते हो कि नॉर्मली आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, और जब अरिथमियास हो जाता है तो इस तरह से कुछ हार्ट बीट करने लगता है। जब वो इतनी तेज हार्ट बीट करेगा और उस पे कार्डियक प्रेशर बहुत सारा इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोमा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके ब्रेन पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि प्रेशर पड़ रहा है, ब्रेन भी बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो कोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। कोमा नहीं हुआ तो डिलीरियम हो सकता है। डिलीरियम एक तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो और आप इम्प्रॉपर आपका ब्रेन फंक्शन करता है। इसके साथ साथ क्रोनिक
डायरिया हो सकता है। क्रोनिक डायरिया का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरिया क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी एंड फास्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा लास्ट है आपका डेथ। तो जब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे और कवर अप नहीं हो पाएगा और आपके वाइटल्स ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और हार्ट कंटिन्यूअस अफेक्ट होते रहेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड स्टॉर्म। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। आप मेरी एंड स्क्रीन पे हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म देख सकते हो, तो आप इसको क्लिक करो एंड प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।